हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रश्नों की श्रृंखला में 415 प्रश्न कल पूरे हुए थे। कल मतलब पिछले वीडियो में कंप्लीट हुए थे। आज हम शुरू करेंगे 416 नंबर प्रश्न से। इम्पोर्टेंट होंगे यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए, साथ में अन्य परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि उन परीक्षाओं में भी इकोनॉमिक्स के हो या हिस्ट्री, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी या फिर एनवायरनमेंट के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 416 नंबर। बताना है, निम्नलिखित जोड़े पर विचार करना है और बताना इनमें कौन सा कथन सही है, कौन सा जोड़ा सही रूप से मिला हुआ है। ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल्स और उसके सामने एसोसिएटेड मंत्रालय हैं। ठीक है, तो पहला एक है असीम पोर्टल। असीम पोर्टल को किसने लॉन्च किया? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने। सही है क्या? तो ये सही है। ठीक है, दूसरा है उदय पोर्टल। उदय पोर्टल MSME मंत्रालय है, दूसरा भी सही है। तीसरा है सत्यभामा पोर्टल, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो तीसरा जोड़ा गलत है। ठीक है, सही बताना था, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा जो गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर होना चाहिए बी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। बी सही उत्तर है। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल आजीविका के अवसरों को खोजने में मदद करने के लिए क्या? कुशल आजीविका के अवसरों को खोजने में मदद करने के लिए, कुशल लोगों की मदद करने के लिए क्या नाम है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल नाम है। असीम पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, अगला है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय ने MSME पंजीकरण के लिए ध्यान रखना है, पोर्टल लॉन्च किया, नाम है उद्यम पोर्टल। ठीक है, अगला है कोयला खान संसदीय मामलों का मंत्रालय। इसने एक पोर्टल लॉन्च किया है 15 जून 2020 को खान मंत्रालय के विज्ञान प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के लिए। ठीक है, खनन एडवांसमेंट में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी योजना, नाम है सत्यभामा, का शुभारंभ किया है, डिजाइन किया गया है, विकसित किया है, और राष्ट्रीय द्वारा कार्यान्वित सूचना विज्ञान केंद्र NIC माइंस इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन। ठीक है, और इसका कार्यान्वयन कौन करता है? सूचना विज्ञान केंद्र, माइंस इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन, ये दोनों मिलकर इसका कार्यान्वयन कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है सेबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है इसमें। ठीक है,
तो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है सेबी म्यूचुअल फंड के काम के पंजीकरण और विनियमन से संबंधित है। बात सही है, पंजीकरण भी काम करता है और विनियमन भी करता है इसका, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, निवेशकों की सुरक्षा के लिए सेबी किसी भी कंपनी को प्रतिभूतियों के मुद्दे के लिए जनता से पैसा मांगने वाले विज्ञापन जारी करने से रोकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। पूछा क्या गया है कि गलत कौन सा है, तो दोनों जब सही हैं तो सही उत्तर क्या हो सकता है, डी, ठीक है। इसका सही उत्तर हो गया डी। सही उत्तर इसका डी है। हाँ, देखते हैं क्या है। सेबी म्यूचुअल फंड के काम के पंजीकरण विनियमन से संबंधित है। निवेशकों की सुरक्षा के लिए सेबी किसी भी कंपनी को प्रोस्पेक्टस जारी करने, किसी भी प्रस्ताव, दस्तावेज या प्रतिभूतियों के मुद्दे के लिए जनता से पैसे की अपील करने वाले विज्ञापन को प्रतिबंधित कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 418 नंबर। पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण PFRDA PFRDA के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, PFRDA अधिनियम उन सभी पेंशन योजनाओं पर लागू होगा जो किसी अन्य अधिनियम के द्वारा विनियमित नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, PFRDA अधिनियम के प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत योजनाओं पर लागू नहीं होंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, ठीक है। क्या है कि PFRDA अधिनियम के प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत योजनाओं पर लागू नहीं होंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। PFRDA अधिनियम उन सभी पेंशन योजनाओं पर लागू होगा जो किसी अन्य अधिनियम के द्वारा विनियमित नहीं होंगे। बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट था, PFRDA अधिनियम हॉल के प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत योजनाओं पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। तो ट्रेजरी बिल सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं जिनमें आमतौर पर 1 वर्ष या अधिक की परिपक्वता अवधि होती है। ट्रेजरी बिल क्या है, सरकारी प्रतिभूति होती है जिस पर 1 साल या 1 साल से अधिक की परिपक्वता अवधि होती है। बात सही है, ठीक है। सही है कि गलत है, ठीक है। दूसरा पहले देखें कि सरकारी प्रतिभूति को जोखिम रहित गिल्ट एडेड उपकरण कहा जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। वो 1 वर्ष या अधिक की परिपक्वता अवधि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए देखते हैं बी इसका उत्तर। हाँ, ट्रेजरी बिल वे सरकारी प्रतिभूति जिनमें आमतौर पर 1 साल से कम की परिपक्वता अवधि होती है। पहली बात तो ध्यान रखना कि ट्रेजरी बिल की परिपक्वता अवधि क्या है, 1 साल से कम की होती है, ठीक। सरकारी प्रतिभूति व्यावहारिक रूप से डिफ़ॉल्ट का कोई जोखिम नहीं रखते और इसलिए जोखिम रहित गिल्ट एडेड उपकरण कहलाते हैं। मतलब ये कोई भी जोखिम नहीं रखते डिफ़ॉल्ट का, ठीक है, इसलिए जोखिम रहित गिल्ट एडेड कहलाते हैं। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही था, पहला स्टेटमेंट गलत था। क्यों? क्योंकि वो 1 साल से अधिक की बात होती है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। ट्रेजरी बिल एक छूट पर जारी किए जाते हैं और परिपक्वता पर अंतिम मूल्य पर ये भुनाए जाते हैं, ठीक है। ट्रेजरी बिल एक छूट पर जारी किए जाते हैं, परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर ही भुनाए जाते हैं। तो बात सही है, ठीक है। दूसरा है, नकद प्रबंधन बिल CMB आमतौर पर 91 दिनों से कम की परिपक्वता के लिए जारी किए जाते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा। गलत पूछा गया है कि गलत कौन सा है, तो दोनों ही सही हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा
डी, ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा गलत है। ठीक, चलिए डी इसका सही उत्तर। हाँ, व्याख्या देखते क्या है। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं। क्या है? शून्य कूपन प्रतिभूतियां और कोई ब्याज नहीं देते, ध्यान रखना है। इसके बजाय उन्हें छूट पर जारी किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। साथ में परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर ही भुनाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा था सीएमबी में टी बिल। टी बिल मतलब, टी बिल का मतलब है ट्रेजरी बिल। ठीक है, टी बिल का सामान्य चरित्र है, लेकिन 91 दिनों से कम की परिपक्वता के लिए जारी किया जाता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। क्या है कि सामान्य चरित्र है, 91 दिनों से कम की परिपक्वता के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, इन्हें छूट पर जारी किया जाता है, ब्याज नहीं देते हैं, शून्य कूपन प्रतिभूतियाँ होती हैं। ठीक है, ये जब परिपक्व हो जाते हैं तो ये अंकित मूल्य पर भुनाए जाते हैं। ठीक है, बात सही है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करते हैं, पहले देखते हैं क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक का सार्वजनिक ऋण कार्यालय पीडीओ जी सेक के डिपॉजिटरी के रूप में काम करता है। ठीक है, देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का जो सार्वजनिक ऋण कार्यालय होता है, ये जी सेक के डिपॉजिटरी के रूप में काम करता है। क्या क्या पूछा गया इसमें, सही कौन सा है? ठीक है, तो भाई सही बात है कि सार्वजनिक ऋण कार्यालय जो होता है वो जी सेक के डिपॉजिटरी के रूप में काम करता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में ज़्यादातर सरकारी बॉन्ड को फिक्स्ड रेट बॉन्ड के रूप में जारी किया जाता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर होना चाहिए सी। सी सही उत्तर। हाँ, इसका सही उत्तर क्या है? सी है। देखते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय रिजर्व बैंक का सार्वजनिक ऋण कार्यालय जो होता है जिससे की रजिस्ट्री या फिर डिपॉजिटरी के रूप में काम करता है। इस मुद्दे ब्याज भुगतान परिपक्वता पर मूलधन के भुगतान से संबंधित है। दिनांकित प्रतिभूतियों में से अधिकांश निश्चित प्रतिभूतियां हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही था। भारत में ज़्यादातर सरकारी बॉन्ड को फिक्स्ड रेट बॉन्ड के रूप में जारी किया जाता है। फिक्स्ड रेट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिन पर बॉन्ड की पूरी लाइफ के लिए कूपन रेट तय होता है। ठीक है, इसलिए दूसरा भी स्टेटमेंट क्या था? सही था। चलिए अगला प्रश्न देखे जाए। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या है, पूरी मैच्योरिटी तक के लिए कूपन रेट इसका तय होता है। इसका सरकारी बॉन्ड का। ठीक, कैसे होते हैं? फिक्स्ड रेट बॉन्ड के होते हैं ये। ठीक, फिक्स्ड रेट बॉन्ड क्या है? जिन पर बॉन्ड की पूरी लाइफ मैच्योरिटी तक की बात हो रही है कि कूपन तय होते हैं इनके। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। केंद्र सरकार के आंतरिक ऋण का कौन सा हिस्सा है, इसमें सही कोड बताना है। ठीक है, तो भाई केंद्र सरकार के आंतरिक ऋण कौन कौन से हैं? बाजार ऋण है, राजकोष चालान है, लघु बचत के खिलाफ प्रतिभूति। ये तीनों चीज़ें सरकार के मतलब केंद्र सरकार के आंतरिक ऋण होते हैं, इसलिए सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, जैसा कि उत्तर में देखे थे अभी हम। हाँ, देखिए क्या क्या है। मार्केट लोन, ट्रेजरी बिल, स्मॉल सेविंग्स के खिलाफ सिक्योरिटीज, केंद्र सरकार के आंतरिक ऋण में नकद प्रबंधन के तरीके, साधन, अग्रिम, ये सब इसमें शामिल होते हैं। ध्यान रखना क्या क्या है। मार्केट लोन, ट्रेजरी बिल, स्मॉल सेविंग्स के खिलाफ सिक्योरिटीज, इसके अलावा नकद प्रबंधन बिल, तरीके उसके और साधन अग्रिम, ये सभी जो हैं केंद्र सरकार के आंतरिक ऋण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है एफपीआई को दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति है। एफपीआई को दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में
निवेश करने की अनुमति है, तो बात सही है। पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा क्या है कि किसी भी एफपीआई के द्वारा निवेश और जिसमें संबंधित एफपीआई द्वारा निवेश शामिल है किसी कॉरपोरेट बॉन्ड के किसी भी मुद्दे के 25% से अधिक नहीं होगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर ए है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। एफपीआई के दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति होती है, ये बात तो सही है, ठीक। क्या है, किसी भी एफपीआई निवेश जिसमें संबंधित एफपीआई द्वारा निवेश शामिल है किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड के किसी भी मुद्दे के 50%, ऊपर क्या दिया था 25% दिया था, ठीक है, इसलिए वो गलत हुआ। 50% से अधिक की बात करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि एफआईआई पंजीकरण के लिए नोडल बिंदु सेबी है। एफआईआई के लिए नोडल बिंदु सेबी है, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था सेबी के बारे में। इसलिए सभी एफआईआई को सेबी के साथ खुद को पंजीकृत करना चाहिए, सही है। दूसरा, एफआईआई भारत के बाहर स्थापित या निगमित संस्थाएं हैं और भारत में निवेश के लिए प्रस्ताव बनाती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही पूछा गया था तो सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, सही है, सी है इसका। व्याख्या देखते हैं। एफआईआई पंजीकरण के लिए नोडल बिंदु क्या है, सेबी है। ध्यान रखना कि एफआईआई पंजीकरण के लिए नोडल बिंदु कौन सा है, सेबी। इसे सभी एफआईआई को सेबी के साथ खुद को पंजीकृत करना चाहिए और केंद्रीय बैंक के विनिमय नियंत्रण नियमों का भी पालन करना चाहिए, ठीक। विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई भारत के बाहर स्थापित या निगमित संस्थाएं हैं और भारत में निवेश के लिए प्रस्ताव बनाती है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हुआ, सही हो गया, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन इसमें से सही है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है इसमें। पहला स्टेटमेंट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी आईएफएससी पर स्थित भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज आईएनएक्स लॉन्च किया है, सही है क्या, तो गलत है ये, ठीक है। दूसरा है इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड आईसीसीएल को, ध्यान रखना फुल फॉर्म है इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को एनएसई नेशनल स्टॉक कॉरपोरेशन द्वारा या एक्सचेंज द्वारा क्वालिफाइड सेंट्रल काउंटर पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हुआ। इसके सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, क्योंकि सही पूछा गया था लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट क्या थे, गलत थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। हाँ, बीएसई ने अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी आईएफएससी पर स्थित भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज आईएनएक्स लॉन्च किया है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत क्यों था, एनएसई, अच्छा एनएसई ने नहीं बीएसई ने किया था, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा गया, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ऐसा किया है कि अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी आईएफएससी पर स्थित भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज आईएनएक्स लॉन्च किया है, ठीक है। दूसरा है आईसीसीएल को भारतीय प्रतिभूति विनिमय सेबी के द्वारा योग्य केंद्रित प्रतिपक्ष, ठीक है, दर्जा दिया गया है। आईसीसीएल को सेबी के द्वारा दिया गया है, यहाँ पे बोला गया था एनएसई के द्वारा, ठीक है, तो एनएसई के द्वारा नहीं सेबी के द्वारा दिया गया है, ठीक। चलिए आगे है कि जोड़ा बनाना है, ठीक है। जोड़ा बनाना मतलब इनको सुमेलित करना है। अब सुमेलित करना है, देखते हैं। देखिए ये 5 ईयर प्लान FYP का मतलब क्या है, 5 ईयर प्लान है, ठीक है।
इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो पहला 5 ईयर प्लान है। पहला 5 ईयर प्लान क्या है भाई? देखिए, पहला 5 ईयर प्लान सिंचाई और बिजली परियोजनाओं सहित कृषि रही है। ठीक है, तो इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, ए का दूसरा। अब देखिए, ए और बी दोनों कट गए अब, क्योंकि ए का दूसरा है। ठीक है, आगे भी देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में समाज के एक समाजवादी पैटर्न की स्थापना करना था। ठीक है, बी का कौन सा है? पहला है। अब देखिए, बी का पहला अभी दोनों में चल रहा, सी और डी। ठीक है, यहाँ तक अभी सही है दोनों का। तीसरे पंचवर्षीय योजना क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो समानता को बढ़ावा देने की बात हो रही थी, सी है। ठीक है, सी का चौथा है। अब देखिए, यहाँ पे डी का चौथा है, यहाँ सी का चौथा है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सी हो सकता है। पहले पूरा देख लेते हैं। चौथा क्या है? चौथा इक्विटी का प्रचार, मतलब डी कहाँ पे जाएगा? 3 नंबर पे। और पांचवा 5 ईयर प्लान जो ई है, ये जाएगा आत्मनिर्भरता गरीबी उन्मूलन के उपाय। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सही मिलान होगा। तो भाई, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा और ई का पांचवा है। ठीक है, इस हिसाब से सही उत्तर इसका सी होना चाहिए। सी, हाँ, सी इसका सही उत्तर है। सिंचाई और बिजली परियोजनाओं सहित कृषि आई गई पहले 5 ईयर प्लान में। दूसरे में FYP ने भारत में क्या किया कि समाज के एक समाजवादी पैटर्न की स्थापना की। ध्यान रखना इसका। तेजी से औद्योगिकरण और बुनियादी भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया दूसरे में। ठीक है, PC महालनोबिस मॉडल याद होगा, दूसरा FYP उन्हीं पे बेस्ड था। ठीक है, समानता के लिए तीसरा 5 ईयर था। चौथा था इक्विटी का प्रबंधन संवर्धन। पांचवा था आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। गरीबी उन्मूलन के प्रत्यक्ष उपाय सुझाए गए थे कौन से प्लान में? पांचवें 5 ईयर प्लान में। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है लार्ड सैंडर्स। लार्ड सैंडर्स के नाम बारे में आपने सुना होगा, हो सकता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यह पश्चिमी घाट के दक्षिणी भागों तक सीमित है। सही है क्या? नहीं, ये गलत है। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। यह पश्चिमी घाट के दक्षिणी भागों तक सीमित नहीं है। ठीक है, यह राज्य की अनुमति के बिना इसका निर्यात अवैध है। बात सही है। ठीक है, यह वन्य जीवों वनस्पतियों मतलब साइट्स की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के तहत संरक्षित है। ये भी बात सही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है इसका, लाल सैंडर्स का। इसकी लकड़ी जो होती है, ठीक है ना, तो इसकी तस्करी होती है। उस तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं। राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है ना, इसके निर्यात को लेकर, इसके निर्यात करने के लिए राज्य सरकार की भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। बी इसका सही उत्तर है। देखिए, टेरोकार्पस सेंटालिनस, इसको बोलते रेड सैंडर्स। टेरोकार्पस सेंटालिनस रेड सैंडर्स बोलते हैं। दक्षिण भारत का स्थानिक वृक्ष है। ये भी ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत का स्थानिक वृक्ष है।
आंध्र प्रदेश पालकोंडा शेषाचलम पहाड़ी श्रृंखला के उष्णकटिबंधीय, कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जा रहे हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाते हैं, तमिलनाडु कर्नाटक में भी पाए जाते हैं ये। वो बोला, उस प्रश्न में था कि पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग तक सीमित हैं, लेकिन आंध्रा में भी पाए जाते हैं, इसलिए वो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ था। ठीक, तमिलनाडु कर्नाटक में भी पाए जाते हैं, पूर्वी घाट घाट के दक्षिणी भागों तक सीमित हैं। अगर बात की जाए तो ये पश्चिमी नहीं, पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग तक सीमित है। ठीक, वन्य जीवों वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के तहत संरक्षित है, जबकि राज्य के अनुमति के बिना इसका निर्यात अवैध है। किसान इसे विकसित कर सकते हैं। ठीक है, विकसित तो कर सकते हैं लेकिन निर्यात नहीं कर सकते अपने मन से। दक्षिण भारत में इसकी लकड़ी के लिए अतिप्रवाह के कारण इसे IUCN के द्वारा, ध्यान रखना, IUCN ने लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम के संदर्भ में सही पूछा गया है कि सत्य कौन सा है। ठीक है, तो सत्य कौन सा देखते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के तत्वावधान में विश्व बैंक के नेतृत्व में एक विश्वव्यापी सांख्यिकी पहल है। यह संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के तत्वावधान में विश्व बैंक के नेतृत्व में एक विश्वव्यापी सांख्यिकी पहल है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक, दूसरा क्या है, भारत ने 1970 में अपनी स्थापना के बाद से सभी ICP दौर में भाग लिया है। ये भी बात सही है। तो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही हो गए। ठीक है ना, पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं इसका आंसर। हाँ, सी सही उत्तर इसका। अब देखते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम विश्व बैंक के द्वारा निर्देशित है। यह 199 देशों के विभिन्न सांख्यिकीय प्रशासनों का साझेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना जो कार्यक्रम है विश्व बैंक द्वारा निर्देशित 199 देशों के विभिन्न सांख्यिकी प्रशासनों की साझेदारी है। ठीक है, विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम के तहत संदर्भ वर्ष 2017 के लिए नए PPP जारी किए हैं। किसने? यही अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम ICP ने। ठीक है, भारत ने 1970 में अपने स्थापना के बाद से लगभग सभी ICP दौरों में भाग लिया। ये भी बात सही हुई। 2017 के संदर्भ में के साथ अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम के वर्तमान चरण में भाग ले रहा है कौन? भारत। ठीक, इसके अलावा है वैश्विक वास्तविक व्यक्तिगत खपत और वैश्विक सकल पूंजी निर्माण में PPP आधारित हिस्सेदारी में के मामले में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ध्यान रखना है कि वैश्विक वास्तविक व्यक्तिगत खपत, वैश्विक सकल पूंजी निर्माण में PPP आधारित हिस्सेदारी के मामले में अगर देखा जाए तो भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है पूरे विश्व में। ठीक, अगली ICP तुलना संदर्भ 2021 के लिए आयोजित की जाएगी। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखें। चलिए अगला प्रश्न है CCTNS के बारे में बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके। और CCTNS क्या है? अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ठीक है, क्या है? अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम जो है CCTNS का फुल फॉर्म है। बताना है इसमें से कौन सा सही है, इन कथनों पर विचार करके बताना हमें। देखते हैं, यह देशव्यापी नेटवर्क जो देश भर के 14,000 पुलिस स्टेशनों को जोड़ता है। बात सही है। ठीक है, CCTNS देशव्यापी नेटवर्क है, 14,000 पुलिस स्टेशनों को जोड़ता है।
इसे नीति आयोग ने गृह मंत्रालय के सहयोग से लागू किया है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए है इसका सही उत्तर। ठीक है, ए है इसका सही उत्तर। हाँ, देखते हैं। CCTNS ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रभावी पुलिसिंग के लिए व्यापक, ध्यान रखना, ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रभावी पुलिसिंग के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली बनाने के लिए एक परियोजना है। ठीक है ना। इस अवधारणा की कल्पना पहली बार हुई थी 2008 में। तत्कालीन गृह मंत्री ने 2008 मुंबई हमले के बाद की थी। ठीक है। प्रणाली में देश भर में 14,000 से अधिक पुलिस स्टेशनों को एकीकृत करके एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली शामिल है इसमें। यह परियोजना NCRB, नीति आयोग नहीं, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। NCRB के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, किस मंत्रालय के तहत काम कर रहा है और इसको कौन देखता है। ठीक है, तो NCRB देख रहा, काम करते को किसके अंदर काम कर रहा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चूराचंदपुर माओ फॉल्ट जोन, चूराचंदपुर माओ फॉल्ट जोन, अब बताइए ये कहाँ पे है। देखिए, माओ की बात हुई तो आपको याद होना चाहिए कि माओ रीजन भी दे रखा, क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन, दक्षिण चीन सागर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यूरेशियन कन्वर्जेंस प्लेट। तो हम बता दें, यह जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन से संबंधित है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ से संबंधित है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए इसकी देखते हैं व्याख्या क्या है। इसका ए है ना से, हाँ ए सही उत्तर इसका। देखते हैं, माओ फॉल्ट मणिपुर है। कहाँ, मणिपुर में दो स्थानों के नाम पर, एक उत्तर दक्षिण में म्यांमार में चम्फाई की सीमा के साथ। ठीक है, दो स्थान हैं और उत्तर दक्षिण म्यांमार में चम्फाई की सीमा के साथ चलता है। दोष, असंतोष या दरारें हैं जो पृथ्वी की पपड़ी के भीतर अंतर्गति का परिणाम है। दोष के साथ क्रस्ट की ऊर्ध्वाधर या पार्श्व फिसलन भूकंप का कारण बनती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो चूराचंदपुर माओ फॉल्ट जोन कहाँ पे पड़ता है भाई, मणिपुर में पड़ता है। और कहाँ, म्यांमार में चम्फाई की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। ठीक, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, क्या नाम है इसका, ICC, ICC है ना। देखते हैं क्या है, इसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक न्यायिक शाखा है। हम आपको बता दें, मुख्यालय इसका कहाँ है, हेग में। हेग कहाँ है, नीदरलैंड की राजधानी। ठीक है, यहीं पे ICJ का भी मुख्यालय है। ठीक, लेकिन ICJ और ICC में अंतर ये है कि ICJ जो है वो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत काम करता है और ICC एक स्वतंत्र है, उससे अलग है। ठीक है, ICC जो है संयुक्त राष्ट्र से अलग है। तो ये पहला स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत हो गया। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया था इसके बारे में। यह रोम कानून के तहत स्थापित है, रोम कानून के तहत स्थापित है ICC, बात सही है। ठीक है। तीसरा, यह लोगों के खिलाफ नरसंहार के अंतर्राष्ट्रीय अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध के लिए मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है। ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में भी बता रखी है आपको, इसलिए इसका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि यह UN की शाखा नहीं है, ये खुद में एक शाखा है। ठीक है, देखते हैं क्या है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी एक अंतर सरकारी संगठन, ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है, अंतर सरकारी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है, नीदरलैंड के हेग में है ये। आईसीसी संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है, ये हमने बताया आपको। इसके पास जनसंघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है। आईसीसी का उद्देश्य क्या? मौजूदा राष्ट्रीय न्यायिक प्रणालियों को पूरक बनाना, और इसलिए यह केवल अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है। ठीक, जब कुछ शर्तें पूरी होती हैं, जैसे कि जब राष्ट्रीय अदालतें अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ हैं, या जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या व्यक्तिगत किस स्थिति में आईसीसी काम करता है, ये इसमें बताया गया है। तो न्यायिक प्रणाली को पूरक बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक, यह केवल अपने अधिकार क्षेत्र का ही उपयोग करता है, ये भी बात सही है। कुछ शर्तें पूरी होती हैं, जैसे क्या कि जब राष्ट्रीय अदालतें अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ हों, या जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या व्यक्तिगत राज्य स्थितियों का सामना करते हैं, तो क्या होता है, आईसीसी ने इस समय में आईसीसी ही उनकी हेल्प करती है, उनकी मदद करती है। ठीक, आईसीसी ने 1 जुलाई 2002 को कार्य करना शुरू कर दिया। कब से? 1 जुलाई 2002 से, जिस दिन रोम संविधि लागू हुई थी। रोम संविधि का ही परिणाम है ये। तो रोम संविधि क्या है? रोम संविधि अगर प्रश्न में आ जाए तो ध्यान रखना है कि बहुपक्षीय संधि है। यह आईसीसी के मूलभूत शासी दस्तावेज के रूप में काम करती है। आईसीसी के मूलभूत शासी दस्तावेज के रूप में काम करती है। जो राज्य रोम संविधि के पक्षकार बन जाते हैं, उदाहरण के लिए इसकी पुष्टि करके क्या करते हैं, आईसीसी के सदस्य राज्य बन जाते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है कौन सा कथन, ये देखते हैं हम। ठीक है, मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड एक बॉन्ड है जिनमें से प्रमुख को मुद्रास्फीति से निवेशकों की मूल राशि की रक्षा करने के लिए मुद्रास्फीति के स्वीकृत सूचकांक से जोड़ा जाता है। तो बात सही है या गलत है? गलत पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। आप लोग यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। सही पूछा गया है कि गलत पूछा गया है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनमें कूपन प्रवाह, प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को महंगाई से बचाया जाता है। ऐसा भी है क्या? नहीं है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो गए और गलत पूछा गया, इसलिए सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी सी इसका सही उत्तर हम देखते क्या है। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स जो है वो बॉन्ड हैं जिनमें से प्रिंसिपल को मुद्रास्फीति की स्वीकृति राशि से बचाने के लिए मुद्रास्फीति के स्वीकृत सूचकांक से जोड़ा जाता है। मतलब मुद्रास्फीति की स्वीकृति राशि से बचाना है, और बचाना है तो करना क्या होगा कि मुद्रास्फीति के स्वीकृत सूचकांक से इसको जोड़ देते हैं, तब तो बचा रहेगा ना। ठीक है, दूसरी चीज है, मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड जो होता है, ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनमें कूपन प्रवाह, प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को मुद्रास्फीति से बचाया जाता है। तो गलत क्यों? तो भाई गलत इसलिए था पहला स्टेटमेंट क्योंकि निवेशकों की मूल राशि की रक्षा करने के लिए मुद्रास्फीति स्वीकृत सूचकांक से जोड़ा जाता है। निवेशकों की रक्षा करने से के लिए नहीं, मुद्रास्फीति के स्वीकृति से बचाने के लिए करना होता है ऐसा। ठीक है, दूसरी चीज, कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड ऐसे हैं जिनमें कूपन प्रवाह, प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को महंगाई से बचाया जाता है। महंगाई से नहीं बचाया जाता, मुद्रास्फीति से बचाना होता है। ठीक है, इसलिए ऐसा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। विचार करना है, फिर बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है इसमें। भारतीय डिपॉजिटरी रसीद भारतीय रुपए में दर्शाया गया एक उपकरण है। ध्यान रहे कि भारतीय डिपॉजिटरी जो रसीद होती है भारतीय रुपए में दर्शाई गई एक उपकरण की क्या होती है? प्रति होती है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है,
दूसरा है देश भर में कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में आईडीआर को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है। ये भी बात आपकी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हुए, इसलिए इसका सही उत्तर होना चाहिए सी। सी इसका सही उत्तर है। ठीक है। एक आईडीआर एक घरेलू डिपोजिटरी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ पंजीकृत प्रतिभूतियों का संरक्षक होता है आईडीआर। कि डिपॉजिटरी, घरेलू डिपॉजिटरी की बात हो रही है। ठीक है। क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ पंजीकृत प्रतिभूतियों का संरक्षक होता है। द्वारा जारी डिपॉजिटरी रसीद के रूप में भारतीय रुपए में एक उपकरण है जिसे विदेशी कंपनियों को धन जुटाने के लिए जारी करने वाले कंपनी के अंतर्निहित इक्विटी शेयरों के खिलाफ है। किसके खिलाफ? भारतीय प्रतिभूति बाजार से। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट सही हुआ। देश भर में कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में आईडीआर को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है, इसलिए दूसरा भी स्टेटमेंट सही हो गया। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही थे इस हिसाब से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। अब कौन सा सही है ये देखते हैं हम। डेरिवेटिव का कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं होता है, बात तो सही है। डेरिवेटिव का कोई भी स्वतंत्र मूल्य नहीं होता है, बात तो सही है। ये बात सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है, सही पूछा गया है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। फिर से देखिए, डेरिवेटिव का कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं होता, सही है। विकल्प अनुबंध का मतलब होता भविष्य की तारीख पर अंतर्निहित सुरक्षा को खरीदने या बेचने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है और सही पूछा गया था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है ना। चलिए ए सही उत्तर है। देखिए, व्युत्पन्न शब्द क्या दर्शाता है कि इसका कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं है। व्युत्पन्न, वी प्लस उत्पन्न, ऐसे ही ना, मतलब किसी दूसरी चीज से इसकी उत्पत्ति हो रही। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इनका कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं है, मतलब इसका मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य से पूरी तरह व्युत्पन्न होता है। ठीक, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता भविष्य की तारीख पर अंतर्निहित सुरक्षा को खरीदने या बेचने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी क्या है, समझौता। खरीदना हो या फिर बेचना हो, किसी कुछ भी करना है तो उसके लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है इक्विटी डेरिवेटिव बाजार में विभिन्न सदस्यता श्रेणियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है देखते हैं। स्वसमावेशन सदस्यों को अपने स्वयं के ट्रेडों के साथ साथ अन्य गैर क्लियरिंग सदस्यों के ट्रेडों को निपटाने की अनुमति है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, ऐसा नहीं है। दूसरा, एक ट्रेडिंग सदस्य डेरिवेटिव एक्सचेंज का एक सदस्य और अपनी ओर से व्यापार कर सकता है, लेकिन दूसरों की ओर से व्यापार नहीं कर सकता है। ये भी क्या है, गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं और गलत ही पूछा गया है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा सी। ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सी इसका सही उत्तर है। क्लियरिंग मेंबर इन सदस्यों को अपने स्वयं के ट्रेडों के साथ साथ अन्य गैर क्लियरिंग सदस्यों के ट्रेडों को भी व्यवस्थित करने की अनुमति होती है। क्लियरिंग जो मेंबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने ट्रेड तो ठीक है, अपने व्यापार तो ठीक है, जो गैर क्लियरिंग सदस्य होते हैं उनके ट्रेडों को भी व्यवस्थित करने की अनुमति इन्हीं के पास होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। अगला है स्वसमावेशन सदस्य जो होते हैं वो समावेशन सदस्य क्या होते हैं,
कि जो केवल अपने स्वयं के ट्रेडों को स्पष्ट और व्यवस्थित कर सकते हैं। क्लियरिंग मेंबर अपने तो करता है, साथ में गैर क्लियरिंग मेंबर का भी ट्रेडों को व्यवस्थित करने की अनुमति होती है। जो स्वसमावेशन सदस्य हो, स्व मतलब अपना, स्व का मतलब होता है खुद का, ठीक है, तो ये खुद के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो खुद के लिए ही क्या करेंगे, ये ट्रेडों को स्पष्ट करेंगे, व्यवस्थित भी करेंगे, ठीक। एक ट्रेडिंग सदस्य जो होता है, अब देखिए क्लियरिंग मेंबर हुआ, स्वसमावेशन हुआ। अब अगला है ट्रेडिंग मेंबर। ये क्या होता है भाई, ये होता है कि ऐसा सदस्य है जो और अपनी ओर से और अपने ग्राहकों की ओर से व्यापार कर सकता है। मतलब जो ट्रेडिंग सदस्य होता है वो क्या करता है, अपना तो ठीक है, अपने ग्राहक का भी व्यापार कर लेगा ये, ठीक है। एक तो है कि क्लियरिंग मेंबर है, उस क्या करेगा, अपना तो ठीक है, अपना ट्रेड बिल्ड करेगा, साथ में गैर क्लियरिंग मेंबर जो होंगे उनके भी ट्रेड को व्यवस्थित करने की कोशिश करेगा, ठीक। दूसरा है स्वसमावेशन सदस्य। ये सिर्फ अपने लिए ही, मतलब स्वार्थी टाइप के हैं कि अपना ही जो हो अपना, बस किसी और का नहीं, ठीक। तीसरी चीज़ है ट्रेडिंग सदस्य। ये अपना भी करते हैं और दूसरे का भी, ठीक है, दूसरे का मतलब अपने ग्राहकों का, ठीक है ना। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 436, ठीक है। क्या है देखते हैं, इसमें बताना कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखते हैं कौन सा कथन सही है भाई। योग्य विदेशी निवेशक में विदेशी संस्थागत निवेशक शामिल नहीं होते हैं, तो ये बात तो सही है, ठीक है। सही है कि योग्य विदेशी जो निवेशक होते हैं वो FII में शामिल नहीं होते हैं, बात सही है। दूसरा है मुद्रा भविष्य के अनुबंध निवेशकों को विदेशी मुद्रा जोखिम के खिलाफ बचाव करने की अनुमति देते हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हुआ, सही हो गया, ठीक है। चलिए तो दोनों स्टेटमेंट जब सही हैं और सही पूछा गया तो इसका सही उत्तर सी होना चाहिए। अब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सी इसका सही उत्तर है कि QFI में FII खाता विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक शामिल नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। मुद्रा वायदा एक विशिष्ट मूल्य के लिए जो भविष्य में एक विशिष्ट समय पर विशिष्ट अंतर्निहित मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए अनुबंध होता है। ये भी बात को आप ध्यान रखें, इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक। मुद्रा भविष्य के अनुबंध निवेशकों को विदेशी मुद्रा जोखिम के खिलाफ बचाव करने की अनुमति देते हैं, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही हुआ। तो सही क्या, कौन सा उत्तर हुआ इसका, सी सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए इधर देखते क्या है। प्रश्न है 437 नंबर प्रश्न। क्या है इसमें बताना है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है भाई, कंपनी का शेयर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है क्या, बताना आज। राजकोष चालान तो है, बात सही है। जमा प्रमाण पत्र भी सही है, वाणिज्यिक पत्र भी सही है, लेकिन कंपनी के जो शेयर होते हैं वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ। 1, 3 और 4 नंबर सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या है, बी है, हाँ बी इसका सही उत्तर है। चलिए देखते क्या है। मुद्रा बाजार एक वर्ष के भीतर समान रूप से अल्पावधि ऋण देने उधार लेने का स्थान है। क्या मुद्रा बाजार क्या है, एक साल के भीतर सामान्य रूप से अल्पावधि ऋण देने और उधार लेने का स्थान होता है मुद्रा बाजार। यह अल्पावधि जो होती है वो ऋण वित्त पोषण निवेश में से संबंधित है। यह अल्पावधि जो होती है वो ऋण वित्त पोषण में संबंधित है। मनी मार्केट में निवेश पूरे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। मनी मार्केट में जो निवेश किया जाता है
मनी मार्केट में जो निवेश किया जाता है वो क्या है, पूरे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। मुद्रा बाजार साधारण उधारकर्ताओं को की अल्पावधिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और उधारदाताओं को तरलता प्रदान करता है। मतलब अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, किसके, लोगों के या उधारकर्ताओं के, और उधारदाता को क्या करता है, ये तरलता प्रदान करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मुद्रा बाजार के साधन हैं, उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, मुद्रा बाजार के साधन को ध्यान रखना है कि इसमें ट्रेजरी बिल आएगा, ठीक है, रिपर्चेज एग्रीमेंट भी आएगा इसमें, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, बैंकर की स्वीकार्यता, और एक कंपनी के शेयरों को पूंजी बाजार में खरीदा बेचा जाता है जो दीर्घकालिक पूंजी के साधन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंपनी के जो शेयर होते हैं वो क्या हैं, वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है, अल्पावधिक चीज़ें हैं। ठीक है, अल्पावधि ऋण लेने या ऋण देने वाला काम करता होता है इसके थ्रू। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। भाई कौन सा कथन सही है, अभी ये देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, एफडीआई प्रवाह अधिक अस्थिर है। एफडीआई जो प्रवाह हो रहा है वो बहुत अधिक अस्थिर है। पूंजी रातों रात देश छोड़ सकती है। बात तो सही है। पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, सही है। यह जो है एफडीआई ने एफपीआई या एफआईआई के लिए है, ठीक है, एफडीआई के लिए नहीं है। लेकिन ठीक है, ये वाली बात कि रातों रात ये भाग जाएं उठा के अपना बोरा बिस्तर। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया। दूसरा क्या है, एफडीआई ऋण वित्त पोषण पर बेहतर है क्योंकि यह ब्याज दायित्वों का निर्माण नहीं करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है, पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। जब दूसरा स्टेटमेंट सही है तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है, बी इसका सही उत्तर। हाँ, एफडीआई प्रकृति में अधिक स्थिर होती है। ठीक है, हमने बताया था ये अधिक स्थिर है और कम स्थिर है, दो ही होता है, अस्थिर नहीं होता। अच्छा नहीं, ये अधिक स्थिर है और कम अस्थिर है। ठीक है, इसके विपरीत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई होता है। एफपीआई की प्रकृति होती है अत्यधिक अस्थिर। तो एफपीआई क्या है, ज़्यादा अस्थिर है, लेकिन एफडीआई क्या है, अधिक स्थिर है। ठीक है, इन्हें हॉट मनी भी कहा जाता है। किनको, क्योंकि वो अन्य बाजार में निवेश करने के लिए रातों रात भारत छोड़ सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत था। कौन छोड़ सकते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को हॉट मनी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, कह सकते हैं उसको। एफडीआई प्रकृति में अधिक स्थिर है, इसमें दीर्घकालिक मुनाफे के साथ निवेश शामिल है। वही स्थानीय रूप से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके मुनाफा कमाते हैं, जैसे कि ऋण वित्त पोषण पर अधिक बेहतर होता है, क्योंकि यह तब भी ब्याज दायित्वों का निर्माण करता है जब व्यवसाय अच्छी तरह से नहीं चल रहा हो तो। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे भी देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, विदेशी पोर्टफोलियो एफपीआई, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है एफपीआई के बारे में थोड़ा बहुत, देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि गलत पूछा गया है, सही पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्या है, एफपीआई में रिटर्न लाभांश और ब्याज भुगतान के रूप में है। जो रिटर्न होता है वो लाभांश और ब्याज भुगतान के रूप में होता है एफपीआई में रिटर्न। ठीक है, एफपीआई एक विदेशी फर्म के द्वारा प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय संपत्तियों को निष्क्रिय होल्डिंग है। तो एफपीआई एक विदेशी फर्म द्वारा प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय संपत्तियों की निष्क्रिय होल्डिंग है। ये भी बात सही है। तो गलत पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। डी इसका सही उत्तर है।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को व्यक्तियों, फर्मों, विदेशी वित्तीय साधनों जैसे विदेशी स्टॉक, सरकारी बॉन्ड आदि में एक सार्वजनिक निकाय के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। एफपीआई के मामले में रिटर्न आम तौर पर गैर मतदान लाभांश या ब्याज भुगतान के रूप में होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्या होता है, गैर मतदान लाभांश या ब्याज भुगतान के रूप में होता है, जो कि रिटर्न होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्या है। एफपीआई एक विदेशी फर्म द्वारा प्रतिभूतियों अन्य वित्तीय संपत्तियों के निष्क्रिय होल्डिंग जो जारी करने वाली फर्म के प्रबंधन नियंत्रण को नहीं रखती है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। चलिए देखते हैं आगे। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है भाई, ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, देखते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा कथन सही है इसका। वे निवेशकों के एक पूल से एकत्रित धन का निवेश करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वो निवेशकों के एक पूल से एकत्रित धन का निवेश करते हैं, तो बात सही है। दूसरा, वही व्यवसाय शुरू करने के लिए बीज पूंजी प्रदान करते हैं, मतलब शुरुआती पूंजी प्रदान करते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला। ठीक है ना, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है भाई। अब देखिए, दूसरा गलत है, पहला सही है, तो भैया ये तो गए। ठीक है, अब बी अकेले तो हो नहीं सकता क्योंकि पहला भी सही है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है, तो कुलपतियों द्वारा निवेश या तो ऋण इक्विटी के रूप में हो सकता है, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए सही उत्तर इसका हो गया सी। सी सही उत्तर है। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, ज़्यादातर सीमित देयता भागीदारी फर्म या फंड होते हैं जो विभिन्न निवेशकों से फंड जुटाते रहते हैं। ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में बताया जा रहा है, ये क्या होता है भाई, सीमित देयता भागीदारी फर्म या फंड होते हैं जो विभिन्न निवेशकों से फंड जुटाते हैं। ठीक, वेंचर कैपिटल आमतौर पर ग्रोथ स्टेज में निवेश करते हैं, आगे बढ़ते हैं जब कंपनी के पास कुछ सिद्ध नंबर होते हैं तो। बीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट का निवेश इक्विटी या लोन या दोनों के मिश्रण के रूप में हो सकता है। इनका जो निवेश होता है वो कैसे होता है, इक्विटी में भी हो सकता है, लोन में भी हो सकता है और दोनों के रूप में हो सकता है। ठीक है, ये दिया है इक्विटी के द्वारा किया जाता है। अगर इक्विटी के द्वारा करेंगे तो क्या होगा, कंपनी के बोर्ड में सीट की मांग करते हैं, कंपनी के बोर्ड में सीट की मांग करेंगे कब, जब ये इक्विटी द्वारा निवेश करते हैं तो। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बस अब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हो रहा है। अभी कितना टाइम हुआ, बस लास्ट प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है, इसमें बताना है हमें जोड़ा सही बताना है, सही जोड़े बताने, समाचार में स्थान और एसोसिएटेड रीजन। ठीक है ना, देखते हैं। माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक पूर्वी यूरोप में है, नहीं गलत है। जाहेदान, जाहेदान पश्चिम एशिया का है। ठीक, तीसरा है डेलाराम दक्षिण एशिया में है, तो पहला तो गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, बी, बी होना चाहिए, हाँ बी है। देखते हैं क्या है। माउंट ब्लांक पश्चिमी यूरोप, फिर गलत क्यों हुआ, पूर्वी यूरोप बोला गया था। ठीक, तो माउंट ब्लांक कहाँ पे है भाई, ध्यान रखना है, पश्चिमी यूरोप में है, जायदान पश्चिमी एशिया में ही है, डेलाराम दक्षिण एशिया में। माउंट ब्लांक यूरोप में माउंट एल्बर्स के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट ब्लांक जो है, माउंट ब्लांक यूरोप में एल्ब्रुस के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह आल्प्स और पश्चिमी यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी। जाहेदान कहाँ है, ईरान और पश्चिमी एशिया के देश में है। ठीक है, जाहेदान जो है ईरान में है
और ईरान क्या है, पश्चिमी एशिया का एक देश है। ठीक, डेलाराम अफगानिस्तान में है, जो दक्षिण एशिया का एक देश है। डेलाराम अफगानिस्तान में है, जाहेदान ईरान में है। ठीक है, तो अभी ये इसे ध्यान रखना। क्रिसेंट वाली बात हम बताए थे ऐसे। ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे है जेहद, क्या नाम, जाहेदान, यहाँ पे आ गए डेलाराम। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये है अफगानिस्तान, ये है ईरान, ये है पाकिस्तान। ठीक है चलिए एक और देख लें लास्ट। ठीक है, चलिए कोई नहीं। भारतमाला योजना के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा कथन सही है इसका। पहला है, भारत सरकार का एक केंद्र प्रायोजित और वित्त पोषित सड़क राजमार्ग परियोजना है, बात सही है। ठीक है, दूसरा, यह सागरमाला परियोजना देश के रसद क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए छाता कार्यक्रम का घटक, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट सही था। देखिए दिख रहा कि ए इसका सही उत्तर है, देख लेते क्या। यह राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक नया छाता, राजमार्ग क्षेत्र के लिए नया छाता कार्यक्रम है, जो देश भर में माल ढुलाई यात्री आंदोलन की दक्षता को अनुकूलित करने पर केंद्रित है। ठीक, यह आर्थिक गलियारों, इंटर कॉरिडोर, फीडर रूट, राष्ट्रीय गलियारे, दक्षता सुधार, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कों, तटीय पोर्ट कनेक्टिविटी सड़कों, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के विकास जैसे प्रभावी हस्तक्षेपों के माध्यम से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल को पूरा करता है। ठीक है, तो ये हो गया, समझिए। यह भारत सरकार के केंद्र प्रायोजित वित्त पोषित सड़क राजमार्ग परियोजना है। यह सागरमाला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सागरमाला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारे, उड़ान आरसीएस, क्या नाम, भारत नेट, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी अन्य प्रमुख भारत सरकार की योजनाओं के प्रवर्तक और लाभार्थी है। कौन, भारतमाला योजना। ठीक है ना, इतना चीज आपको ध्यान रखना है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करें। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगली वीडियो के साथ हम आप कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।